हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। ऐसे में आपका एग्ज़ाम डेट से लेकर एग्ज़ाम रिज़ल्ट का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो आपके पास बहुत ही कम समय बचेगा तैयारी करने के लिए। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी में जुट जाएँ। जैसा कि कल जो एग्ज़ाम हुआ था 13 सितंबर 2025 को बीपीएससी 71वीं पीटी परीक्षा, उसमें बहुत ऐसे प्रश्न जो आए थे आपके बिल्कुल ही सिलेबस के अनुसार प्रश्न आए थे। तो आप सभी लोग अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करें। सिलेबस बिल्कुल वही रहने वाला है जो टीआरई 1, 2, 3 में था, जिसमें पर्यावरण को भी सम्मिलित किया गया है और बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को भी सम्मिलित किया गया है। तो वो आप सभी को पढ़ना ही है। जैसे मैं क्वेश्चन सीरीज अभी इस चैनल पर चला रहा हूँ, 18,000 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। अगर वो सारे प्रश्न आप देख लेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा सामान्य अध्ययन से संबंधित टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा प्रश्न आपको कवर करा दिया जाएगा। हम बात करते हैं पर्यावरण, ये कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा है, मैं प्रयास करूँगा कि सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँ, ताकि आप भी उससे संबंधित पढ़कर अपना बिल्कुल भी एक भी प्रश्न न छोड़ने का जो इरादा है वो करके आप तैयारी करके जाएं। मैंने पर्यावरण से संबंधित जो पढ़ाई की है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अक्सर बार बार जो बीपीएससी पूछता है, डायरेक्ट आपसे ईयर पूछ लिया जाता है। जैसे यह संरक्षण या यह अधिनियम कब हुआ, उससे संबंधित यहाँ पे पर्यावरण में जो महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं उन सारे सवाल को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल बनने वाले प्रश्न को। जैसे संरक्षण से संबंधित जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में हुआ था। आपसे प्रश्न ऐसा पूछता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो उसका आंसर होगा 1972। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो जाती है, यानी कि फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो जिसे आपको याद करना पड़ेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। कहाँ? स्वीडन में। यह पहला विश्व स्तर प्रयास था, पूरी दुनिया में लोगों के द्वारा यह पहला विश्व स्तरीय प्रयास था। उसी को अगले साल यानी कि 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाने लगते हैं। और आपसे प्रश्न इसी में बन गया कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन, जो कि पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो वो हुआ था 1992 में, ब्राज़ील में हुआ था 20 साल के बाद। यानी 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वही हम बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। ठीक है। और इससे जो संबंधित बातें आई थी वह इसमें बात थी कि UNFSSC, वहीं कॉप की पहली बैठक कहाँ होती है? बर्लिन में, 1995 में। आप यह प्रश्न और यह ईयर को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कॉप की पहली बैठक कब होती है? 1995 में। एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में। कब होता है? 1997 में। इसमें जो मुख्य उद्देश्य था कि कार्बन की घटक को क्या करना था? कम करना था। एक और आपका जो प्रश्न बनता है पर्यावरण में, यहाँ से मॉन्ट्रियल समझौता कब होता है? तो 1987 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बीपीएससी के माध्यम से पूछा जाता है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो ईयर है, उसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ताकि आप अपना जो एग्ज़ाम में है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। कॉप की पहली बैठक कब होती है? 1995 में। स्टॉक सम्मेलन 1972 में। पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन 1992 में। इसमें जो बातें मॉन्ट्रियल में हुई थी वो ओजोन से संबंधित बातें हुई थी। और एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, जो बीपीएससी, जी हाँ, बीपीएससी का 71वीं पीटी परीक्षा जो हुआ था, पीटी परीक्षा आपका 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, इसमें तो ये पूछा था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैंने कंटेंट को शुरू ही किया है, तो इसमें जो प्रश्न आपका बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, तो आप यहाँ से 1 नंबर का सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रश्न आपका बीपीएससी पीटी परीक्षा 2025 में पूछा गया था। तो यह देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसे बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा नंबर प्रश्न आता ही है, तो यहाँ से नंबर ज़रूर बढ़ेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप सभी देख लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे
पारिस्थितिकी को देखते हैं हम। इसके बाद हम वहाँ से भारतीय में जो पर्यावरण है उसको कवर करेंगे। इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ था रेटर और अर्नेस्ट ने। रेटर कब किया था? 1865 में। वही अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर होगा रेटर। और वहीं दूसरी बार कब इस्तेमाल किया गया था? अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1869 में। इकोलॉजी का मतलब होता है बहुत ही बड़ा यानी व्यापक रूप होता है। और इसमें क्या क्या आता है उसको हम देखेंगे। जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे उत्पादक में घास आता है, उपभोक्ता में हिरन, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है यानी द्वितीय जो उपभोक्ता होता है वो शेर होता है। यानी उत्पादक हो गया घास, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया हिरन, और द्वितीय उपभोक्ता हो गया शेर। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। संख्या पिरामिड का सीधा होना क्या है? अपघटक, जीवाणु या कवक होते हैं। अपघटक किसे कहते हैं हम? जीवाणु या कवक को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में पर्यावरण का संरक्षण का क्या रोल है और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल को, ताकि हमारा कोई भी एक प्रश्न छूटे ना और हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जिसका अभी नाम वर्तमान में हो गया पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कब बना? तो 1985। अब हम बात करते हैं 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में। 1988 में होता है राष्ट्रीय वन नीति। 33% वन रहना चाहिए, 33% वन रहना ही चाहिए। अगर 33% वन नहीं रहता किसी राज्य में तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन ले लेती है, क्योंकि माना जाता है कि अगर वन की कटाई बड़े पैमाने पर होगी तो इसका मुख्य कारण भूस्खलन और जो बाढ़ है वो, और उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ने का आशंका है। यह पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, ऐसा माना जाता है कि अगर 33% से कम वन रहा तो राष्ट्रीय वन नीति कब अपनाया गया? 1988 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 2002 में अपनाया गया जैव विविधता संरक्षण दिवस, यानी कि जैव विविधता संरक्षण कब अपनाया गया? 2002 में। सॉरी, दिवस नहीं है वो, बल्कि हम आगे पढ़ेंगे कि कब मनाते हैं, लेकिन 2002 में जैव विविधता संरक्षण को अपनाया गया। 2002 में ही राष्ट्रीय जल नीति को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया? 2002 में। आगे हम सवाल देखते हैं कि 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2002 में राष्ट्रीय जल नीति, 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और 2010 में एनजीटी से संबंधित है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। दिवस से संबंधित मैं आपका बहुत ही जल्द एक टॉपिक लाने वाला हूँ जो कि पीवाईक्यू में बनते हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न को मैं कवर कराऊंगा। आप ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे और याद करेंगे। प्रमुख दिवस से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हम कवर करेंगे। 2 फरवरी को विश्व नम दिवस यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है, 2 फरवरी। 21 मार्च को विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 2002 में जो जैव विविधता को अपनाया गया था, तब हम 22 मई से इस चीज़ को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। वहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस, और हम यहाँ पे 16 सितंबर को ऐड करेंगे। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो यह मनाते हैं ओजोन दिवस। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। यह महत्वपूर्ण दिवस है, आप इसे ज़रूर याद करेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व वेटलैंड दिवस, और 21 मार्च को वन दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बनता है हमारा। इकोसिस्टम, यह इकोलॉजी का छोटा पार्ट होता है, यानी कि इकोलॉजी बड़ा पार्ट होता है, वहीं इकोसिस्टम छोटा पार्ट होता है, यह छोटा रूप होता है। फर्स्ट टाइम जो यूज हुआ था एजी टेंसले ने इसे 1935 में इस्तेमाल किया था इस वर्ड को। इसकी विशेषता यह है कि सुनिश्चित क्षेत्र में होता है, यानी लिमिटेड एरिया में होता है। ठीक है, अब ये नहीं कि मतलब पूरे एरिया में होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि यह लिमिटेड एरिया में होता है। यह खुला तंत्र है, अपनी उत्पादकता के लिए भी पहचान में आता है इकोसिस्टम। वही 3 घटक होता है इसका, ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ठीक है,
और यहाँ पे आप देखेंगे ऊर्जा जो है वो 10% क्या होता है, बढ़ता है। ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ता है, 10%। जैसे 1, 10, 100, ठीक है। यहाँ पे 10% क्या होता है, ऊर्जा बढ़ता है। 1 का 10 तो 10, 10 का 10, 100। अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में अब हम बात करते हैं प्राकृतिक में तो समुद्र और वन आता है, और मानव निर्मित में बात करें तो खेत या प्रयोगशाला आता है। इकोसिस्टम की बात हो रही है, दो तरह के इकोसिस्टम है, एक है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। प्राकृतिक की बात करें तो समुद्र आता है, वहीं वन आता है। वहीं मानव निर्मित की बात करें तो खेत और प्रयोगशाला आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि समस्या क्या है इकोसिस्टम में। तो एक तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इकोसिस्टम में, एक ये होता है कि वनों का विनाश होता है, जंगलों का अंधाधुंध कटाई, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। वहीं प्रदूषण भी है इसकी समस्या, जलवायु परिवर्तन भी है। कहीं ना कहीं पेड़ से संबंधित सभी चीज़ें, अगर पेड़ ज़्यादा बड़े पैमाने पर काटा जाएगा तो ये सारे नुकसान मानव को ही झेलना पड़ेगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम और अस्थायी है, महासागर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, वह है महासागर। और आगे जो प्रश्न बनता है उसको हम देखेंगे। जैव विविधता। जैव विविधता यानी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों को विविधता होती है। जैव विविधता के लिए शर्त है दो तरह के, एक है अत्यधिक वर्षा, दूसरा है उच्च तापमान। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता होगा उष्णकटिबंधीय इलाके में। अगर प्रश्न इस तरह से आएगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस क्षेत्र में होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए उष्णकटिबंधीय इलाके में। अब हम बात करते हैं कि जैव विविधता के केंद्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता के केंद्र को हम क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में हॉट स्पॉट के टोटल 4 अभी क्षेत्र हैं, जिसमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, वहीं लक्षद्वीप, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। बीपीएससी टीआरई 3 का ये क्वेश्चन है, टीआरई 3 का ये क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में। जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, 22 मई को, जैसा कि हमने ऊपर भी अभी पढ़ा है जस्ट। जैव विविधता की वजह से साइलेंट वैली जानी जाती है। जैव विविधता का प्रयोग वाल्टर जे रोसन ने पहली बार इस्तेमाल किया था। यूएनओ हर दशक में एक नया नाम देता है। जैव संरक्षण इन सीटू, जिस क्षेत्र में जो जीव पशु उसी क्षेत्र में प्रोत्साहन देना। और एक्स सीटू का मतलब होता है दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करके संरक्षण करना, जैसे नाइट्रोजन प्रयोग करके बचाते हैं। आपसे जो प्रश्न बनता है वो यह प्रश्न बनता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। और साइलेंट वैली कहाँ है, तो वो केरल में हो गई। भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, तो टोटल हॉट स्पॉट 4 है अभी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता क्वेश्चन हमारा। जलीय जीव जैव विविधता, प्रवाल द्वीप क्षेत्र। कोरल द्वीप का उदाहरण जो है लक्षद्वीप है। कोरल द्वीप का उदाहरण कौन है, लक्षद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरिन रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरिन द्वीप। अब हम बात करते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये फुल फॉर्म भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जैसा कि बीपीएससी ने एक पैटर्न बना लिया है कि वो अब एग्ज़ाम में वर्डों का जो ये होता है कि फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो IUCN का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको रिलीज़ किया था रेड डाटा बुक ने। मुख्यालय इसका कहाँ है, IUCN का स्विट्जरलैंड में। और विलुप्ति वर्ष जो है 50 वर्ष तक रेड डाटा बुक रिलीज़ करता है, और मुख्यालय IUCN का कहाँ हो गया, स्विट्जरलैंड में। आगे हम देखेंगे ओजोन परत के संरक्षण। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पर्यावरण से संबंधित, और मैं एक ही वीडियो में पर्यावरण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उन सभी को कवर कर देता हूं, ताकि आप एक ही वीडियो में सारा नोट्स देख सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण आपको लगता है उस डेट को आप लिख लें, याद करें, क्योंकि यह आप ही के लिए बहुत ही उपयोगी बनाया गया है वीडियो है। ओजोन परत समताप मंडल में होता है, और सबसे ज़्यादा समताप मंडल में पाया जाता है, वहीं 10% क्षोभ मंडल में। समताप मंडल 90% रहता है और 10% क्षोभ मंडल में। ओजोन पतला हुआ तो स्वस्थ और ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा होता है। ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा। ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। सबसे मुख्य इसमें जो आता है CFC अभिक्रिया कर क्या बनाता है,
ओजोन को पतला बनाता है, इसलिए हम कहा जाता है एसी रेफ्रिजरेटर को कम इस्तेमाल करने के लिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि सबसे पतला और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर है, पता लगाया ब्रिटेन के टील डॉप्सन ने। और सब मैं बता दूं आपको, जो ओजोन की इकाई होती है मापने की, उसे डॉप्सन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, और वियना में 1985 में बैठक होती है, ठीक है। 16 सितंबर प्रतिवर्ष 1994 से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपको ओजोन दिवस। मोटाई ज़्यादा होगी तो वसंत ऋतु, पतला होगा तो वर्षा ऋतु। ठंडा करने वाली मशीन से सीएफसी निकलता है, यानी कि आप देखे होंगे कि जो एसी हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया, वो ठंडा करने के पीछे जो होता है, उसके पीछे कारण है सीएफसी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही वो होता है। लेकिन यह गैस बहुत ही हानिकारक हमारे मानव के लिए हो जाता है। फिर अन्य गैस जो होता है वो हैलोजन हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CH3Cl हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो प्रश्न बनता है उसको कवर करेंगे हम। पृथ्वी का औसतन तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी औसत तापमान में बढ़ोतरी होती है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी तापमान में वृद्धि होने लगे तो हम कहने लगेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जोसेफ फरियार ने इसे पहली बार बताया था, यानी कि पृथ्वी में गर्माहट आता है और गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब ही यही होता है कि पृथ्वी क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस में कौन कौन से गैस हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया यानी मीथेन हो जाता है, फिर CFC हो गया, O3 हो गया, N2O हो गया, और सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस में अगर कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिम्मेदार जो है पेड़ों की कटाई, प्रदूषण की गाड़ी, मतलब प्रदूषण हो गया और गाड़ी की धुआं। ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा किस गैस का मतलब रोल है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ देश के बारे में जो सबसे ज़्यादा CO2 मतलब रिलीज करता है। तो चीन हो गया 30%, USA 15%, यूरोपीय संघ 9% और हमारा भारत 7%, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा? तो सबसे पहले तो टेम्परेचर मतलब बढ़ेगा, फिर जलवायु में परिवर्तन होगा, ग्लेशियर पिघलेगा और जैव विविधता को क्या होगा? नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग और इससे संबंधित जो प्रयास किए गए थे उनसे हम देखेंगे कि कौन कौन से साल में क्या प्रयास किया गया था। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, आप सभी को अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आप सभी के लिए। 1992 में रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। और 2015 में पेरिस समझौता हुआ था। इसमें हम देखेंगे फिर अर्थ आवर शुड डे, पूरे वर्ष में संसाधन का यूज करना धीरे धीरे घटते जाता है। एक और चीज़ हम मनाते हैं जो कि अर्थ आवर जिसको कहते हैं, मार्च के अंत शनिवार को मनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे देखेंगे और याद भी करेंगे कि अर्थ आवर मार्च के हम किस दिन मनाते हैं। तो मार्च के अंत शनिवार को मनाते हैं और WWF इसको मनाता है। 8:30 से 9:30 तक हम क्या करते हैं? लाइट को बंद करते हैं, ठीक है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबको मैं कवर करा दे रहा हूँ कि आप चाहे तो अपना नोट्स बना के कहीं पे लिख ले या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले, और संबंधित जो ईयर है उसे आप अच्छे से याद कर ले, वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। वायु प्रदूषण, ज्वालामुखी विस्फोट, कार्बनिक पदार्थ और जंगल में आग लगने से ये सब क्या होता है? पोल्यूशन, वायु प्रदूषण होता है। वाहन का धुआं यानी मोनोऑक्साइड और शीशा की वजह से भी वायु के में क्या होता है? प्रदूषण होता है, यानी पोल्यूशन बढ़ता है। सर्वाधिक प्रदूषक कौन है? CO है। कौन है? CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होता है HNO3, H2SO4 या SO2O NO2, जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होता है, यानी अम्ल वर्षा जो होती है उसका कारण यही है। HG से हो गया पेट बीमारी, CO से रक्त की बीमारी, सीसा से मस्तिष्क की बीमारी। अब एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि अशोक के पेड़ वायु प्रदूषण को क्या करता है? सोखता है, यानी रोकता है। वायु प्रदूषण को क्या करता है? अशोक का पेड़ रोकता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रदूषण की पहचान लाइकेन से होती है। प्रदूषण की पहचान किससे होती है? लाइकेन से।
और लाइकेन किसका रहता है? कवक और शैवाल का। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण का। भूमिगत जल में आर्सेनिक मिलने की वजह से वो जल प्रदूषित हो जाता है। यानी कि देखें तो और BOD के माध्यम से हम जल की शुद्धता को क्या करते हैं? चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं और जल की शुद्धता को। जल से जो रोग होता है जैसे हैजा हो गया, पीलिया हो गया, यह जल की वजह से ही होता है। 2014-15 में नमामि गंगा प्रोजेक्ट लाया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था नमामि गंगे, जो 2014 से 15 में लॉन्च हुआ था। पेयजल में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है और हम सभी जानते हैं जो भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने की वजह से वो क्या होता है? प्रदूषित हो जाता है। जल पीने योग्य नहीं होता है। अगर बार बार पीने से उससे बहुत ही घातक बीमारी जैसे हैजा या पीलिया होने लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। और ध्वनि प्रदूषण के लिए क्या है कि ध्वनि किस तरह से सोखता है? पत्तियों 20 डेसिबल, सामान्य बातचीत के लिए 60 डेसिबल। अगर हम किसी से बातचीत करते हैं औसतन तो उसका जो है आवाज़ जो प्रदूषण का ध्वनि बताया गया है कि अगर 60 डेसिबल से ऊपर आप जाते हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण का एक संकेत होगा। वहीं हम बात करते हैं ट्रक का जो साउंड होता है या सिटी का, वो 80 डेसिबल। जेट इंजन का जो साउंड होता है वो 120 से 150 डेसिबल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो प्रश्न आपको पूछा जाता है ये तो संबंधित हो गया प्रदूषण से संबंधित। अब हम जब बात सुनने की आई है बातचीत की, तो मैं एक और बात यहाँ पे बता दूँ। जो मानव की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये सुनने की जो क्षमता है। हालांकि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बताने का प्रयास किया क्योंकि यह बात यहाँ मानव के सामान्य बातचीत से उठी थी, इसलिए। तो यह था आप सभी के लिए EVS से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण ईयर जो आप सभी याद कर लेंगे अपने एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि यह बार बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आता है। तो ऐसे में आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है कि आप इसे अच्छे से देखें, याद करें, ताकि आप अपना एक भी प्रश्न जो आपका पढ़ा हुआ प्रश्न है वो आए तो उसे आप छोड़ें ना, और उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, ताकि आप बिल्कुल फैक्चुअली एंड कंसेप्चुअली बिल्कुल रेडी हो। तो मैं दिखा दूं ज़रा, जैसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अशोक का पेड़ जो होता है वायु प्रदूषण को क्या करता है? रोकता है। सबसे ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस में किसी गैस का रोल होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जब 14% से अधिक टेम्परेचर होने लगे पृथ्वी का, तब ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा। और यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 में रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाते हैं तो आपको फिर पर्यावरण में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा हेडेक आपको लेना नहीं है। बाकी मैं 18,000 जो क्वेश्चन सीरीज का चला रहा हूँ उसे आप ज़रूर जुड़े, उससे उसको देखें आप, ताकि आपका एक एक सवाल, एक एक प्रश्न, आपका डाउट क्लियर होता जाए और आप इतने अच्छे मतलब सामान्य अध्ययन में स्ट्रांग हो जाए कि आपको लगे कि हाँ हम बिल्कुल एग्ज़ाम अच्छा से निकाल सकते हैं। तो यह था पर्यावरण से संबंधित जो कि BPSC TRE 4 में जो भी संबंधित प्रश्न बनने वाले हैं उन सारे प्रश्न को हमने कवर किया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।